हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? आपने तो उम्मुल एनआरओ अपनी हुकूमत को नैब ऑर्डिनेंस जारी करके दे दिया है। हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में भी एक जाहिल और अनपढ़ गवर्नमेंट आ गई है। ये नाअहल नालायक टोला जो है ये इस मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है। तो इमरान नियाजी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा एहतसाब होगा, तुम्हें भागने नहीं देंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, सबसे बात हो सकती है लेकिन जिन्होंने पैसा चोरी किया है उनसे मुफाहमत नहीं हो सकती और ना इनको एनआरओ दूंगा। वज़ीर आज़म ने यह ऐलान आज फिर उसी तरह दोहराया है और कौम को याद करवाया है जैसे वो अपने क्रिकेट के मैदान के कारनामे याद करवाते हैं या फिर जैसे वो बताते हैं कि उनसे ज़्यादा मगरिब को कोई नहीं समझता। जनाब वज़ीर आज़म, मान लिया कि आप अपोजिशन से बात नहीं करेंगे और वैसे भी 4 साल जो ग़ालिबन 3 साल और 4 माह का जो अरसा है उसमें कौम को अच्छी तरह ये पता चल चुका है कि हुकूमत और अपोजिशन में बात नहीं होगी और चाहे फिर मईशत का मामला हो, मईशत का भरकस निकल जाए या कौमी सलामती भी दाव पर लग जाए, लेकिन हजूर ये भी एक तल्ख हकीकत है कि अवाम एहतसाब को यकतरफा और अधूरा समझते हैं। हालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे जिसमें 85.9% अफराद ने इस राय का इजहार किया है वो इस अमर की गवाही देता है। आज बैंकिंग कोर्ट में FIA ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान पेश करने से इनकार करके इस तासुर को मजीद तकवीत दी है, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी बात पर कायम हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान अब भी दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म इतने कॉन्फिडेंस से बातें इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अपोजिशन भी तो हर बार कहती है कि हुकूमत को फलां काम से रोकेंगे और फिर वो काम हो जाता है। ताज़ा तरीन बढ़त अपोजिशन लीडर ने मिनी बजट की रोकने के हवाले से जो है वो लगाई है, तो अब आप समझ जाएं कि मिनी बजट तो पास होगा ही। नौबत तो ये आ गई है कि आज राना सलाउल्लाह ने अवाम के नाम से उन लोगों से मदद की अपील का कहा है जिन पर सारी अपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि उनकी मदद से ये हुकूमत जो है वो आई है। इन बयानात को सामने रखते हुए अपोजिशन से भी सवाल तो बनता है कि किस मुंह से हुकूमत को नालायकी का ताना देते हैं। क्या अपनी नाकामियों, खामियों और नालायकियों को भी देखने की वो ज़हमत करते हैं या नहीं। इस वक्त हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मुसर चीमा साहिबा हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और कुछ ही देर में हमें दानियाल चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ज़रा पुलिस साहब अगर सुनवा दीजिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या बात की, फिर आगे चलती हूँ। अब भी वक्त है, आवाम बाहर निकलें, लोग अपोजिशन का साथ दें और इस टोले को इस मुल्क के इक़्तिदार से अलहदा किया जाए। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ क्योंकि जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी पार्टी की नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का जो है वो अवाम जो है वो साथ दें। क्या आप समझते हैं कि ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि आप लोगों को निकालने में जो है वो नाकाम रहे हैं? बिकॉज आपका हर दफ़ा जो है वो कोई नया जो है वो टाइम लाइन आ जाती है। पिछले दिसंबर में जो है इस हुकूमत ने जाना था, अगला दिसंबर आ गया और अब फिर कुछ अभी भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। क्या आप समझते हैं एक्नॉलेजमेंट है कि अवाम आपके साथ नहीं चल रहे और अब यूर काइंड ऑफ लाइक रिक्वेस्टिंग अवाम के वो सड़कों पर निकलें और इस नाजायज़ टोले से जो है वो निजात दिलाएं बजाय इसके कि आप लीड करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है वो उनकी अपनी पार्टी है, शायद उसके हवाले से वो बात कर रहे हो और अवाम से तो अपील की जाती है जी। हम भी अवाम से अपील करते हैं, PTI भी अवाम से ही अपील करती है और अवाम से अपील करना कोई बुरी बात भी नहीं है। बजरिया अवाम जो आती हैं या जो सिस्टम चलते हैं वही कामयाब होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो हमारी कल प्रोटेस्ट की कॉल थी पूरे पाकिस्तान में। आप कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, लाहौर पे आप देख रहे कि लोग किस तरह दिखते हैं और किस तरह रैलियां और प्रोटेस्ट हुए महंगाई के खिलाफ, इस हुकूमत के बावजूद भी हमने अवाम से अपील
चाहती है कि अवाम निकले, अवाम की। प्रोड्यूसर साहब, मेरा ख्याल है हसन मुर्तज़ा साहब की आवाज़ का कुछ इशू आ रहा है और मुझे अपनी उसमें आईवी में नहीं सुनाई दे रही है, ज़रा दोबारा से रिकनेक्ट कीजिए। हम जो बात इस वक्त कर रहे हैं वो अपोजिशन से बात हो रही है और बिलखुसूस राना सनाउल्लाह की जो आज की स्टेटमेंट है उस पर दानियल साहब से भी जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। उन्होंने हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है। दानियल साहब, ये बताइए कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो रिक्वेस्ट की है वो कहा है आवाम से कि जी आप हमें मदद करें इस हुकूमत को निकालने में। कल तक आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अवाम सताए हुए हैं, अवाम खुद जो है वो उसको निकाल फेंकेंगे। दिसंबर में, पिछले दिसंबर में आपने कहा था हुकूमत चली जाएगी, अब अगले मार्च की आपने जो है वो दे दी है, मतलब साल से भी ऊपर हो गया है। क्या ये आप समझते हैं एक एक्नॉलेजमेंट है कि आप फेल हो गए? ऑपोजिशन अपने जो तर्ज सियासत है उसमें अवाम को इम्प्रेस करने में फेल हो गई है और अवाम आपकी बात पे लबैक नहीं कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं एक बात करूं कि हमारा और इनका थोड़ा सा अपोजिशन का रोल में फ़र्क है। हम कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर जलाओ घेराव की बात नहीं कर रहे, मुल्क को आग लगाने की बात नहीं कर रहे, एम्पायर की उंगली के मुंतज़र नहीं हैं और ये नहीं कह रहे कि इस मुल्क को बंद कर दो और आग लगा दो, और ना ही कोई हम इनके सदारती जो उनके वो जो रिलेशनशिप्स हैं इस रीजन में उनको ख़राब करें जो ये हुकूमत करती रही। हम तो जब आवाम से अपील करते हैं और हम आवाम को कहते हैं तो हम इन्हीं आप जो टॉक शोज़ में आज ये बहन जो बैठ के डिफेंड करेंगी इस महंगाई को, ये जो बैठ के डिफेंड करेंगी अपनी इनकॉम्पिटेंस को, ये डिफेंड करेंगी अपनी नलायकी को, ये डिफेंड करेंगे कि आज भी ये इस रीजन का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है उसको। तो जब ये चीज़ें डिफेंड करेंगे तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं और हम जब आवाम के लिए कहते हैं कि आवाम खुद आके ये फैसला करे। और आवाम कैसे फैसला करती है? आवाम फैसला करती है निकल के बैलेट से और आपको नजर आता है बाई इलेक्शन में 12 समुंदर होगा और उसमें जो है निकाल फेंकेंगे इनको। 12 बाई इलेक्शन में उस समंदर ने इनको 9 इलेक्शन हरा दिए। कैंट के लोकल बॉडीज पूरे पाकिस्तान में ये इनको क्लीन स्वीप ऑपोजिशन ने की। तो आज अवाम जो है इनको हम जब अवाम से कहते हैं कि हम इनका आईना दिखा रहे हैं और अवाम इनके मुंह पे थप्पड़ मारती है जब ये अपने हल्कों में जाते हैं। के साथ मेरा ख्याल है अवाम अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त जो है वो नाला हो चुके हैं। आई थिंक टेस्टमेंट टू दैट इज 133 NA 133 18% वाज द टर्नआउट। मतलब ये बाई इलेक्शंस में भी इतना कम टर्नआउट नहीं होता। सो अवाम अब सबसे जो है वो तंग आ चुके हैं। इवन अगर आप बाहर निकल के पूछे, जब आप लोगों का PDM के मार्चेज होते हैं तो आप पूछे अवाम से, वो कहते हैं जी अपने नहीं निकले, हमारे लिए तो नहीं निकले हैं। और दैट्स द रीजन आप उनको निकालने में जो है वो कामयाब नहीं हो रहे, नहीं निकल रहे अवाम आपकी बात पे भी। नहीं, बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं है। तो पिछले दिसंबर में हुकूमत जानी थी फिर नहीं गई। अवाम को एक चीज पता है और बड़ी क्लियर पता है, हम जी पिछली हुकूमत में इनको हमने इसलिए नहीं भेजा डॉक्टर साहब कि हम इनको सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहते। हम नहीं चाहते कि नारे क्यों लगाए थे आर या पार, और हम सियासी शहीद बने और आज अवाम के सामने जाके कल कहें कि हमें इसलिए फेंक दिया गया था बाहर कि हम पता नहीं किसकी बात कर रहे थे। पार के क्या जोश के ताकत में थे, क्योंकि आप एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे थे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये साल जो है ये भी आने वाला साल है, लोग इनको घर धिक्के दे के भेजेंगे और आज के बाद ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सियासी शहीद नहीं होंगे। 2023 में इंशाल्लाह देखें आपके पास या तो अगर ये यू हैव कम टू दैट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अगर ये घर नहीं भेजे गए, अगर ये घर नहीं गए तो पाकिस्तान की मैशत इस गंद से और जो जिस डिप्रेशन में चली गई है ये उठ नहीं सकेगी। क्योंकि आज भी हुक्मरान अपनी नाअहली मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी ये टीवी प्रोग्राम्स में आके ये बातें कर रहे हैं कि हम इनसे पैसे निकालेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन अपनी मायशी इकोनॉमी की पॉलिसी देने से कासिर हैं। आज भी ये बताने से कासिर हैं कि आपके ऊपर IMF ने क्यों कदगन लगा दी कि आप अपने मुल्क के स्टेट बैंक से पैसे ना ले सके। चले मैं आपके पॉइंट्स आ गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त अवाम क्या हुकूमत और क्या ऑपोजिशन दोनों से ही नाला नजर आते हैं। मैं जरा हसन साहब की तरफ चलती हूँ, मुसर साहिबा की तरफ जाऊंगी। जी हसन साहब, ओवर टू यू अगेन। आप जरा अगर अपनी बात कंप्लीट करना चाहें, क्योंकि आप लोगों के भी इस वक्त लगता है कि जलसे जो हैं वो अलामती जलसे हैं। आप भी नहीं चाहते कि हुकूमत जो है वो जाए, बिकॉज अगर आप वाकई जाते तो बार बार ये कहा जाता है कि सेनेट में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप चलते हैं फर्स्ट लिटमस टेस्ट कैन कम फ्रॉम द सेनेट इफ यू रियली वांट टू डू इट। आप नहीं चाहते ये करना? देखें, अब मेरी आवाज आ रही है हमारी? जी बेहतर है जी। देखें, अगर आप यही चीज देखेंगी कि टर्न आउट कम है तो लिहाजा अवाम जो है वो नहीं चाहती ऑपोजिशन को, तो यही PTI, यही तहरीक इंसाफ जब कराची में लड़ती है तो पहले नंबर से छठे नंबर पर आ जाती है। तो क्या ख्याल है कि वो पैमाना दुरुस्त नहीं है कि अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, या अवाम सियासत से अगर बेजारी
कर रहे हैं तो वो इनकी वजह से कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे तो पिछली दफा 5,000 वोट थे, हमने 33,000 ले लिए। आप कैसे कहते हैं कि अवाम जो है वो इनसे तंग आ चुके हैं और अवाम जो है वो सबको मुस्तरद कर चुके हैं? ये कतन दुरुस्त नहीं है। इस तरह के जो तकसीमें हैं ये किसी तीसरी कुव्वत का रास्ता हमवार करने की तो कोशिश नहीं है, या ये कोई तीसरी कुव्वत की मैं तो नहीं बात कर रही। अलबत्ता आप लोगों के साथी राना सनाउल्लाह साहब जरूर बात कर रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। लेकिन ये बड़ी एक मजा का खेज आपने बात की है कि मैं तीसरी कुव्वत का जो रास्ता हमवार कर रही हूँ। सेनेट में आपके पास ऑप्शन है, आप वो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मुझे कैसे आप कह रहे हैं, जरा सुन ले राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने इसे मुसल्लत किया, जिनका इनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने में किरदार है, अब उन्हें भी चाहिए वे को खुदा का खौफ करें, अब वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। जी जी, आप खुद अब नहीं कर सकते, अब आप अवाम के थ्रू अपील तीसरी कुव्वत से करवा रहे हैं। ऑपोजिशन आपसे मतलब ऑपोजिशन है। जी हसन मुर्तज़ा साहब इस वक्त जी हसन साहब सुन नहीं सका जी, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई। क्या बात हो रही थी? राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरह अपील की है इस्टेब्लिशमेंट से कि जी अवाम का साथ दें और इनको निकालें यहाँ से। तो कल तक आप लोग ही इल्ज़ाम लगाते थे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको लाई है और हम निकालेंगे और हम ये करेंगे। इसका मतलब आज आप लोगों ने सब ने अपनी नाकामी जो है वो तस्लीम कर ली है ना, जो आज आप फिर अपील कर रहे हैं अवाम के थ्रू। हमने कब तीसरी कुव्वत को दावत दी है? अब राना सनाउल्लाह साहब का जवाब तो दानियाल साहब बेहतर दे सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम अवाम से अपील करते हैं और बजरिया अवाम ही इक़्तिदार में आते हैं, और फिर भी इंशाअल्लाह ताला बजरिया अवाम ही आएंगे। सर सेनेट का जवाब दे दीजिए, अगर आप वाकई चाहते हैं हुकूमत चली जाए जिस तरह आप नारे और वादे करते हैं, तो मुझे बताइए फिर इस सेनेट में क्यों नहीं आप इस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं? हम तो सेनेट में भी कहते हैं, हम तो प्रोविंशियल असेंबली में भी कहते हैं, हम तो कौमी असेंबली में भी कहते हैं। सेनेट में क्यों नहीं जा रहे? वो तो पीएमएलएन बार बार कहती है आप जाएं, सेनेट में जाएं, आप क्यों नहीं जाते नो कॉन्फिडेंस की तरफ? ना, अगर अकेला पीपल्स पार्टी कर सकती हो तो हम जरूर करें। नून लीग आपके साथ है, सवाल का जवाब ले लेना। नून लीग आपके साथ है, वो तो क्यों दानिया साहब अगर सेनेट में मूव करें, क्या आप इनके साथ मूव करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी तो ये बार बार कहती है। देखिए जी, पीडीएम का जो फैसला होगा हम उसके साथ हैं, तमाम अपोजिशन इनके इकट्ठी है और जो फैसला करेगी उसमें बिल्कुल साथ हैं। चले ये मुसर्रत साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसर्रत साहिबा चले, दोनों की बातों से ये तो समझ आ गई कि मतलब ना इनके पास इस वक्त अवाम को माइल करने का कोई एजेंडा है, ना अवाम माइल हो रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपसे भी अवाम कुछ खासा जो है वो खुश नहीं है। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो मजीद नमक पाशी करते हैं उनके जख्मों पे। जरा ये सुनवा दीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलती हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ही नहीं सिर्फ दुनिया का महंगाई है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है कि ये तीन महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। मुसर्रत साहिबा, इस वक्त अगर सीपीआई की बात की जाए, इन्फ्लेशन की, कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें, तो पाकिस्तान खित्ते में जो हमारे दूसरे ममालिक हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, उनसे डबल पर खड़ा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे कहते हैं कि सबसे सस्ता तरीन मुल्क है? वैसे ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मंतक नहीं समझ आ रही। या प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका के और इधर उधर के एग्जाम्पल देंगे कि वहाँ पे पेट्रोल इतने का है वगैरह वगैरह। ये मंतक समझ नहीं आती, अवाम को भी नहीं समझ आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखें डॉक्टर साहिबा, मैं इसके ऊपर आती हूँ। मैं पहले जल्दी से जो मेरे दोनों भाइयों ने बातें की मैं उनका जवाब दे लूँ सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर। देखें, इनको अवाम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। उसकी आपने अमली मुजाहरा पीडीएम के जलसों में भी देखा, आर पार आपने खुद जैसे कि बताया। और अभी जो लास्ट जलसा था, इट वाज बिगेस्ट एम्बेरसमेंट फॉर पीडीएम और इन तमाम जमातों के गठजोड़ के लिए कि 1100 बंदा भी उसमें टोटल नहीं था जो मीडिया ने रिपोर्ट किया। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि राना सनाउल्लाह ने अमलन धमकी दी है, प्रेस टॉक के अंदर दी है जलाओ घिराओ की, और ये धमकी से नीचे तो बात करते ही नहीं है। इनकी मोहतरमा इदारों के ऊपर आती है तो सबसे पहले चार्जशीट लगाती है और उसके बाद उनको धमकियां देती हैं। और उनके जो शोहरे नामदार है वो सारा दिन वीडियो, सिनेमा स्कूप और पता नहीं क्या कुछ वो कहते फिरते हैं। तो सबको पता है कि धमकी से नीचे तो ये बात करते ही नहीं। आगे जो है जहाँ तक रहेगी बात कि अवाम इनको रिजेक्ट ना सिर्फ जलसों में कर चुकी है। आप कंपैरिजन देख लें कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का जलसा होता है,
दूसरी तरफ इन तमाम जमातों का मुश्तरका जो एक मैं कहती हूँ ये अपनी सियासत का जनाजा तो खुद ही निकाल चुके होता है, तो आप कंपैरिजन खुद कर लें, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी 2018 में। ये मुझे क्यों निकाला की तरह मैं ना मानूं की रट पे तुले हुए हैं। उसके बाद एक जमात जो अपने आप को पॉपुलर जमात कहती है, तख्ते लाहौर के ऊपर वाकई तख्त तो बनता, इतने सालों आपने हुकूमत की और डेकेड्स में आपने हुकूमत की, और उसके बाद 90,000 वोट था आपका, रह गया आपका 45,000। आपका वोटर और सपोर्टर पीपल्स पार्टी ने प्रमोट कर दिया बिरयानी के नाम से, बिरयानी और एक नान से 500 वोट आप देते थे रात की तारीकी में रुपया, उन्होंने 2,500 से 5,000 में खरीद लिया तो वो उधर चला गया। दूसरी जहां तक रहेगी बात, ये जो स्टंट्स होते हैं ना, ये सबको पता है कि इट वाज होली सोली स्टंट, और जिसका इनको पता चल जाएगा, पीपल्स पार्टी को समझ आ जाएगी अगला जो बल्दियाती इलेक्शन है, और PMLN को तो आ ही चुकी है कि इन्होंने एक मेन स्ट्रीम की पार्टी को जिस भी तरह से इलेक्शन कमीशन ने या कोर्ट्स ने ये कहेंगे हमने नहीं किया, टेक्निकल एरर की बुनियाद पर हमें आउट रखा, तो उसका नतीजा ये निकला कि कुल सारी जमातें इंडिपेंडेंट्स मिला के 18% पे ये खड़े थे, और जिन्होंने रिजेक्ट किया वो 82% पे खड़े थे। इस पे तो बड़ा अच्छा तज्जिया जो है इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने किया है। उन्होंने कहा ये वाहिद इलेक्शन है जिसपे जीतने वाला भी खुश, हारने वाला भी खुश, और जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो भी खुश। वो ठीक था तज्जिया, अच्छा वो ज्यादा खुश। ये बात, ये इनका तज्जिया, आई टोटली एग्री कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि जब आप PTI को निकालेंगे तो फिर आप यही होगा कि एक नोट की चमक दिखा के कुछ ना कुछ अपने आप को कहेगा मेरा दूसरा जन्म हो गया। ये ऐसा जन्म है जो अगले दिन ही अल्लाह माफ करे, इसको मैं क्या कहूँ कि इन्होंने उनकी बेचारे की भी सियासत जो यहाँ का नुमाइंदा था उसकी भी खत्म कर दिया। अब उसको 500 भी नहीं मिलेगा, कहाँ से वो इतने पैसे लाएगा। अगली जहां तक रहेगी बात महंगाई की, देखें ये ऑपोजिशन, मैं मीडिया को बिल्कुल भी चले तनकीद नहीं करती, लेकिन ये वो ऑपोजिशन है जिन्होंने हर प्राइम मिनिस्टर के या हुकूमती जमात के मुंह से निकले हुए अल्फाज की तरदीद करनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पहली स्पीच पे तो अभी हमने ना कुछ हुकूमत की ना हुआ, फेल भी हो गए थे हम। प्राइम मिनिस्टर की पहली ओथ टेकिंग के बाद जो स्पीच थी उस पे इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी निकाले, इन्होंने कहा सर चीमा साहब चले मेरे ख्याल में महंगाई पे आ जाए ना, क्योंकि ब्रेक मुझे लेनी, प्लीज ये बता दीजिए कोरोना मैनेजमेंट क्या वाकई नहीं, चले मुसर चीमा साहब क्या वाकई महंगाई जो है सबसे कम है पाकिस्तान में? मारिया मैं बताने लगी हूँ, आप देखें मारिया, आपने जितना मेरे दोनों भाइयों को टाइम दिया उसका हाफ तो दे दे मुझे, मैं ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। जी अच्छा मारिया, इसमें महंगाई पाकिस्तान में आज भी सबसे कम है। इस वक्त अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो अगर चंद मुमालिक से इस वक्त की अगर इन्फ्लेशन की, यस ये आप हंस लें, देखिए मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ, ये पूरी 60 मुमालिक का ग्राफ हम चला रहे हैं, उसमें पाकिस्तान आप देख ले कहाँ खड़ा है। मैं नहीं कह रही, मैंने नहीं बनाया, 60 मुमालिक का ग्राफ देखें। इन्फ्लेशन की बात हो रही है, मैंने इन्फ्लेशन की बात नहीं की। देखें आप देखें इन्फ्लेशन खाली महंगाई, मेरी बात अर्ज सुन लेना, देखें मारिया आप सुन लेना। अच्छा उसकी वजह यह है कि अगर इस वक्त हमने नेट रिजल्ट निकालना होता है, आपने हालिया इस इन्फ्लेशन, अगर ये इतनी इन्फ्लेशन इस वक्त अगर हाईएस्ट इन्फ्लेशन भी है खित्ते में भी दुनिया में भी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से GDP के हिसाब से सस्ता मुल्क है, वो कैसे? इसका तज्जिया इस तरह से होता है कि अगर न्यूयॉर्क में एक चीज $100 की है तो पाकिस्तान में या बाकी दुनिया के तमाम ममालिक में वो सेम चीज कितने की है, इसको इस तरह से देखा जाए और इसी तरह से ही देखा जाता है। आप जो पर कैपिटा है वो अमेरिका का जरा अगर हमें बता दे और फिर उससे जो है वो मवाजना करें, ये तो आपको बाइंग पावर जिसकी ज्यादा है वो बाय भी ज्यादा कर सकता है, वो महंगा भी खरीद सकता है। नहीं नहीं मारिया मेरी बात सुन लेना। मारिया आप कमोडिटी टू कमोडिटी मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे सुनने तो फिर ना, ऐसे तो गलत बात है। आपने एक आर्ग्यू रखा, उसको मेरी बात कीजिए। सॉरी आप एक फिक्रा तो मेरा कंप्लीट होने देना, प्लीज कंप्लीट कीजिए। बीबी आप सादा अल्फाज में मैं समझा देती हूँ। पूरी दुनिया में दालों की कीमतें देख लें, पाकिस्तान में देख लें, पेट्रोलियम की कीमतें देख लें, पाकिस्तान में देख लें, चीनी की कीमत देख लें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में देख लें, आटे की कीमत देख लें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में देख लें। अब तो समझ आती है। दूध की कीमत देख लें पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में देख लें। एक और इंटरेस्टिंग चीज प्लीज इसके ऊपर रोशनी जरूर डालना, और मेरे भाई एक बैठे हुए हैं जो कि हकीकी ऑपोजिशन नहीं है, उनकी एक सूबे में हुकूमत भी है। आटे की कीमत पंजाब की और सिंध की भी कंपैरिजन किया करें। अब आपने अपना आर्गुमेंट खत्म कर लिया ना मुसर चीमा साहिबा, और आपने मुझे समझा भी दिया ना कमोडिटी टू कमोडिटी। दूध की मुसर चीमा साहिबा, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की $1500 है, अमेरिका की कितनी है जरा बता दीजिए प्लीज।
अमेरिका में पर कैपिटा इनकम, आम आदमी की इनकम जो है वो कितनी है, जरा ये बताइए। मैं फिर भी बीबी ये अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मैंने बात की है, इनकम ही ड्रॉप करेगी पावर पैरिटी में। अगर आप पावर परचेजिंग पैरिटी बता दीजिए। मैं आपसे पूछ सुन लेना, अमेरिका की पर कैपिटा बता देना। से भी पावर परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से भी पाकिस्तान सस्ता इसलिए है, सुन लेना मेरी अर्ज सुन ले, पाकिस्तान इसलिए सस्ता है कि अगर हम दोनों का भी कंपैरिजन निकालें तो आज भी पाकिस्तानी जो शहरी है उनकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज कम्पेयर टू इंडिया। जी चले मुसर्रत साहिबा मुझे ना छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपका जो ये इकोनॉमी वाला लेक्चर है ना और पर कैपिटा, जी हम तो वैसे ही क्रिटिसाइज करते हैं, हम ही क्रिटिसाइज करते हैं, बाकी तो बाहर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। पर कैपिटा यहाँ पे 1500 है, अमेरिका में 63,000 है और आप कह रही है बाइंग पावर जो है वो ज्यादा है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अमेरिका और पाकिस्तान का जो है वो मवाजना हो रहा था, तो मैंने कहा एक थोड़े से फैक्ट्स जो हैं वो सामने रख दूं। अमेरिका में इस वक्त जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम इनकम है किसी की, वो पर आवर जो है वो $14 अगर आप देते हैं तो तकरीबन वो बनता है 2,450 पाकिस्तानी रुपए एक घंटे का, और हमारे यहाँ जो मिनिमम वेज है 17,500 है। तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक दिन में इससे कई ज़्यादा जो है वो पैसे बन जाते हैं जो यहाँ पे एक महीने में कमाए जाते हैं। मैं ज़रा हसन साहब की तरफ चलती हूँ। हसन साहब, अब इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है अब जी मुसर साहबा जी मारिया, इसमें सिर्फ मैं एक फिक्रा ऐड करूंगी कि ये हमारा मुआवजा अमेरिका के साथ नहीं था। बेसिकली अगर हम अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या इंडिया के साथ करें तो वो चीज़ जो इंडिया में पाकिस्तान में 18 रुपए की है वो इंडिया में 25 की है, अफगानिस्तान में 24 की है और बांग्लादेश में 32 की है। हालांकि उनका भी बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, लेकिन अगर हम जैसे कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें, जब दोनों का मुआवजा करें तो हम फिर भी इस वक्त इन्फ्लेशन हमारी ज्यादा है, लेकिन हम दोनों का जब एक एब्सोल्यूट टर्म है और एक पीपीपी टर्म है, उनका जब हम कंपैरिजन या नेट रिजल्ट निकालते हैं तो फिर भी पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया से बेहतर है। मकसद ये है कि ये जो तीन मैंने माई बैंक, लिविंग स्टैंडर्ड का जो और याहू का जो सर्वे बताया है, उन्होंने अमेरिका के साथ कंपैरिजन किया। अमेरिका खाली नहीं, न्यूयॉर्क में जो 100 रुपए की चीज है वो बाकी अमेरिका में 74 की है, और बाकी पूरी दुनिया का कंपैरिजन अगर हम करें तो वही चीज पाकिस्तान में 18 की है, इंडिया में 25 की है, अफगानिस्तान में 24 की है और बांग्लादेश में 32 की है। इस वक्त इन्फ्लेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन अगर हम करें पूरी दुनिया के साथ तो हम अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सस्ता मुल्क हैं। मेरा मतलब ये था। नहीं, वो क्योंकि आपने खुद अमेरिका का एग्जांपल दिया ना, तो मैंने कहा फिर वहाँ पे बता दूं कि इस वक्त मिनिमम वेज क्या चल रही है। और बाकी खैर अगर इंडिया में कोई चीज़ 25 रुपए की है तो फिर पाकिस्तानी तो वो तकरीबन पाकिस्तानी तो 12.5 रुपए बने ना। चलिए इससे आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है अगर मेरे कई हुकूमती जो हमारे दोस्त हैं उनको मैं कहती हूँ जब इस तरह की डिबेट चलती है कि इस तरह करते हैं कि अगर आपसे रिक्वेस्ट है मुसर साहबा, मैं और आप ना निकल चलते हैं बाहर हम चलते हैं, आप लाहौर में जहाँ मुझे बुलाएंगी, लाहौर में जहाँ बुलाएंगी मैं आ जाती हूँ, आवाम में निकल के बात कर लेते हैं। आपकी जगह जहाँ भी प्रूव यू रॉन्ग जी मारिया, आई डोंट वांट टू प्रूव यू रॉन्ग जी, ओके, आई डोंट वांट टू प्रूव यू रॉन्ग। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मैं डॉलर की टर्म में बात कर रही थी। अगर $100 की है तो बाकी तमाम सेम करेंसी की बात हो रही है। पाकिस्तान में वो चीज $18 की है, इंडिया में 24 की, अफगानिस्तान में मेरा ख्याल है आपने और बांग्लादेश में 70 से 80 रुपए का इंडियन रुपए का डॉलर है इंडिया में। अगर आप चले खुद ही, अगर हम इस बात को आई थिंक वी अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि अवाम में इस वक्त निकले तो वो ये कभी आपसे नहीं कहेंगे कि यहाँ पे महंगाई जो है सबसे कम है, और मवाजना भी करके देख लें तो वो नहीं होगा, वो गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। मैं जरा हसन साहब की तरफ चलती हूँ। हसन साहब, अब अगला मरहला जो है जिसमें लग रहा है कि मजीद महंगाई का तूफान आएगा, 350 अरब से ज़्यादा की जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो मिनी बजट का जो है वो मरहला है।
उसमें अब आपकी क्या हिकमत अमली है? बिकॉज हर दफ़ा ऑपोजिशन कहती है हम पास नहीं होने देंगे, बजट पास नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, और फिर जो है वो बजट भी पास हो जाता है, महंगाई का तूफान भी आ जाता है और कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि आप लोग ये बात कर रहे हैं तो किस तरह आगे चलेंगे फिर? देखिए मारिया, जो पीटीआई ने चीजों को देखने का तरीका रखा है वो हमें इस चीज का तो नहीं पता। इनका वजीर खाना कहता है कि मार्च तक हम हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेंगे। 4 रुपए 75 पैसे इन्होंने रात जो है ये एक दिन पहले कीमतें बढ़ाई हैं बिजली की, और फिर जो उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट है वो अक्टूबर से, ये सितंबर अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। अगर वो देखी मिल गई और ये 4.75 मिल गए तो ये तकरीबन 10 रुपए यूनिट इजाफा हो जाएगा। जो बिल 2000 रुपए 3000 रुपए आता था वो 22,000 25,000 की रेंज में चला जाएगा। कहती हैं कि जी हमारा इंडिया के साथ मुवाजना है। भाई किसने कहा है इंडिया के साथ मुवाजना? इंडिया तो हमारा दुश्मन था। इंडिया से तो हमने कश्मीर लेना था, उस वक्त उन्हें कश्मीर दे दिया है। हाल बचाने के लिए आप कहते हैं कि जी वहां पे कीमतों की चीजों की कीमतें देख लें। आप सुबह जिस तरह हमारे वक्त में आपका रिपोर्टर, आपके एंकर सड़कों पर आते थे और माइक मुंह के साथ लगा के लोगों से पूछते कि कैसी गुजर रही है, क्या हालात है, वो तरीका अपना लें। या जिस तरह कंटेनर पे खड़े होके या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके असद उमर साहब फरमाते थे कि पेट्रोल 40 रुपए का होना चाहिए। उस वक्त उन्होंने कभी नहीं कैलकुलेशन की थी कि कितने का आ रहा है और कितने का हम बेच रहे हैं और कितने टैक्सेस हैं और कितना फर्क पड़ता है। बिजली का जब हमारे वक्त में 4 रुपए का फी यूनिट था तो उस वक्त हमें कहा जाता था जी कि ये तो बिजली चोर है, राजा रेंटल और कुछ का। अदालतों ने आपकी बात ठीक है, लेकिन हसन साहब आप मुझे बताइए ना कि अगला मरहला जो आ रहा है वो मिनी बजट का है। ऑपोजिशन ने पहले भी इवन बजट के टाइम में कहा था, बिलावल साहब ने, हम ये बजट नहीं पास होने देंगे, देखेंगे बजट कैसे पास होता है। बजट पास हो गया, महंगाई का एक तूफान आया, उसके बाद मजीद महंगाई का तूफान आने वाला है, फिर वही बातें कर रहे हैं। तो किस तरह इसको कंट्रोल कैसे करना है आपने? आपने किससे सवाल किया? मेरे से? हसन साहब आपसे। जी हसन साहब आपसे। जी जी। कंट्रोल तो करना है जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। हमने तो चीख के बताना है कि हम जिस तरफ आ रहे हैं, हमारा स्टेट बैंक बिल्कुल इनकार कर चुका है कि हमने कोई आपको पैसा नहीं देना। IMF से भीख मांगी है, उसने भी कहा है कि नहीं कोई पैसा नहीं। हमारे पास सिवाय अवाम पे टैक्सों का बोझ डालने के कोई और रास्ता ठीक है। चले ठीक है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। जरा मैं दानिया साहब से पूछ लूँ। दानिया साहब ऑपोजिशन लीडर आपकी पार्टी के हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज ये बात की है कि जी मुश्तरका हिकमत अमली हम बनाएंगे और ये मिनी बजट जो है वो पास नहीं होगा क्योंकि ये खुदकुशी होगी। अगेन सेम क्वेश्चन टू यू, क्योंकि बजट जिस तरह पास होना होता है उसकी डायनामिक्स हम सब समझते हैं कि उसमें आपको 2/3 नहीं चाहिए, आपको जो है वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आप तो अपने जो लोग हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सके, तो जो इत्तेहादी हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि मिनी बजट पास ना हो? ये तो पास होना ही है, ये सिर्फ एक बढ़क लग रही है। डॉक्टर साहब, पहले तो जब हम बात करते हैं ना, आवाम से अपील करते हैं, वो इसी प्रोग्राम की वजह से और ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से जहां आज भी हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई की शरह पाकिस्तान में हाईएस्ट है। आज भी देखें ना, किसी भी ड्रग एडिक्ट का इलाज ही तब हो सकता है जब वो मान ले कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ और फिर उसके इलाज की तरफ जाते हैं। ये तो वो हकीकत है। देखिए इनको तो हम घसीटते लेके जाते हैं, ये फिर भाग जाते हैं। देखिए इनको तो और कोई तरीका नहीं है, जब तक ये मानेंगे नहीं कि ये गलतियां हुई हैं, ये कोताहियां हुई हैं और जिन एम्पायर की उंगलियों की वजह से आज आए हैं और ये इनको जो भी लेके आया है, ड्रग एडिक्ट को खुद बाय फोर्स रिहैब भी तो लेके जाया जा सकता है। हम तो बाय फोर्स ही लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब राना सनाउल्लाह साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो समझदार लोगों को पता है कि क्या कह रहे हैं और आप और शायद कुछ और लोगों को भी पता है क्या कह रहे हैं। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, इसका इलाज एक है, इसका इलाज है दैट दिस नीड्स टू सेटल डाउन एट नॉट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। आज आपकी महंगाई इन बातों की वजह से आज पाकिस्तान में 20 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन गिर गए हैं। आपकी महंगाई
एक तरफ बढ़ी है, 16 बिलियन हमारा देखें जो हमारा सर्कुलर डेट की तरफ चला गया है। ये बात करते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई है। आपने उनका ये पिछले जो फाफिन का वो आया, आपने उसमें देखा, वो कहते हैं एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी भाई, आपकी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसी की वजह से आप एक्सचेंज में आपको वॉल्यूम नहीं बढ़ा, आपकी कीमतें बढ़ गई हैं। आपकी रिपोर्ट जो रिपोर्ट आप उठाएं, आपकी टैक्स कलेक्शन उठा लें, आप लोकल आप उनका फूड इन्फ्लेशन उठा लें, पावर्टी एलिवेशन देख लें, आप सीपीआई इंडेक्स जो बताती है कि मुल्क में कितनी करप्शन है, वहां आप 119 नंबर में हम छोड़ के गए थे, 124 पे चले गए हैं। आपकी हर चीज के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है डॉक्टर साहब। तो व्हाट कंस्ट्रक्टिव, मुझे बता दें, मेरी बहन ने अभी पूरे प्रोग्राम में यही बहस की कि मैं आपको गलत नहीं करना चाहती, मैं अपोजिशन गिर गई है, ये है, लेकिन ये किसी प्रोग्राम में किसी शो में ये नहीं बताएंगे कि ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, इससे बेहतर करेंगे, ये करेंगे। आज पाकिस्तान का वही हाल हो रहा है जो हुस्ने मुबारक की हुकूमत में हुआ था कि लोगों ने जाने दे के एक नई हुकूमत लेके आए थे, उनको बाहर फेंका था और विद इन 6 मंथ्स IMF ने उनकी टांगे बाजू बांध के उनको दरिया में फेंक दिया और वो गवर्नमेंट गिरी थी और लोगों ने उनको धिक्के दे के बाहर निकाला और उस हुकूमत को भेजा। इनका भी वही हाल होगा, आप देखेंगे हर बाई इलेक्शन में ये हाल हो रहा है। एंड देयर इज नो अदर वे, अगर आप कहेंगे दानियाल आज हम आपकी हुकूमत को दे दें, कैन यू फिक्स दिस प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट 1 month or 2 months? वी कैन नॉट। पाकिस्तान हैज कम टू अ पॉइंट वेयर इट्स आइदर द कंट्री और इट्स देयर ईगो, और ये जो बातें कर रहे हैं, वरना देयर इज नो वे फॉरवर्ड। कि आप, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनके पास क्या पॉलिसी है। ये अभी भी कह रहे हैं कि हम 6 महीने में बेहतर करेंगे, 4 महीने में बेहतर करेंगे। ये किससे झूठ बोल रहे हैं? मुझे बताएं कि वो गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा के उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज बनानी थी, क्या हुआ? जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेच के उन्होंने बजट कम करना था, उसका क्या हुआ? आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट जो है वो पुराने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट से ज्यादा है। प्रेसिडेंशियल, मुझे बताएं कि कितने इन्होंने कितना बजट कम कर दिया, जो एक्सपेंडिचर है। ये इतने मिनिस्टर्स जो 20-20 गाड़ियों के कॉन्वॉयज और एस्कॉर्ट्स लेके फिरते हैं और जो कहते थे कि हम अकेले फेरा करेंगे। ये किस चीज पे इन्होंने कमी की है? अभी भी नई गाड़ियां आ रही हैं बुज़दार साहब की हुकूमत में, जो बुज़दार साहब के बुज़रा हैं उनके लिए नई गाड़ियां आ रही हैं। तो मुसर साहब, आई एम श्योर आपके पास, आप लिख भी रही थी, लंबी चौड़ी चार्जशीट आपने सुन ली, उसको रिस्पॉन्ड आप करना चाहती है, तो मैं नहीं कुछ पूछूंगी, पहले आप अगर रिस्पॉन्ड कर लें फिर मैं चलती हूँ आपकी तरफ। जी जी मैं लिख ये रही थी कि अब फिर मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, हकायक, जिस पे मेरे ये वाले भाई, इनका माइंड करना तो बनता है, ये रियल ऑपोजिशन है क्योंकि ये फारिग है हर जगह से। लेकिन मुझे सिंध की समझ नहीं आती। हसन मुर्तज़ा भाई, रियलाइज दिस कि आपकी एक सूबे में हुकूमत है, वहाँ की परफॉर्मेंस बता के, वहाँ की प्राइस लिस्ट बता के फिर हमें ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें ताकि हम उसको इनकाउंटर करें। आप मुझे बताएं कि सिंध क्या इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगा सूबा है कि नहीं? उसका जवाब है। आटा, चीनी, दालें, फ्रूट, सब्जियां, दूध सब महंगा है पूरे पाकिस्तान से, और पंजाब से तो कहीं ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी दूसरा, अभी ये जैसे महंगाई की बात कर रहे थे मारिया, इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो 1956, 1971 और 2009 से 2011 तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई थी, 1, 2, 3। इस वक्त पाकिस्तान महंगाई की जिस लहर से गुजर है उसमें भी पाकिस्तान के साथ भी अगर हम कंपैरिजन करें तो 11वां नंबर बनता है। अब ये हकायक हमें आवाम के सामने तो रखने ही है, इनको नहीं समझ आते बिकॉज इनको। तो फिर आप ये मान रही हैं कि जो पिछली हुकूमत नून लीग वाली थी उसमें महंगाई अब से कम थी? भाई 2009 नहीं, जो वेव इस वक्त आई हुई है ना, पूरी दुनिया में आई हुई है, उस वक्त कोविड नहीं था और ये सर्कमस्टांसेस नहीं थे मारिया, जो इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये राना सनाउल्लाह जिनसे मदद मांग रहे थे, उसकी वजह ये कि ये हमेशा उन्हीं की मदद से आए। पहली दफ़ा उन्होंने हाथ उठाया, वो न्यूट्रल हुए तो इनको कबूल नहीं है। रोज़ाना उन्हें धमकियां लगाते हैं कि आके हमें सपोर्ट करो, और इनको मैं बताती चलूँ, हमारे सेलेक्टर्स हम रोज़ाना अपने जलसों में दिखा रहे हैं, वो अवाम ही है, और वो अवाम के थ्रू ही हम आए हैं, और हम अवाम के थ्रू आने में ही अपनी आकबत समझते हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही जमहूरियत है। जो चीज़ इन्हें समझ नहीं आ रही मारिया, कभी ये कहते हैं कि जी वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने के लिए कोई सिस्टम ही बेहतर लाना पड़ेगा ना। पहले वाले सिस्टम से इट मीन्स कि वोट को इज्जत नहीं मिली, उसके ऊपर ये नहीं आते क्योंकि इन्हें सिलेक्टर चाहिए। इन्हें वो वाली जो इशारा ये हमारी तरफ करते हैं, अंपायर की उंगली के थ्रू ही आए, तो आज भी मदद उससे मांग रहे। क्यों मांग रहे हैं आप साइकोलॉजिकली समझो ना। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, जहां जाते हैं वहां खाली कुर्सियां, खाली जलसे और मैदान और घास इनका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद फाइनली फिर
मुझे ये बताएं, मैं 2-3 सवाल रखूंगी, इसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप इनसे लें कि मरियम के ट्विटर अकाउंट को फेजेस के अंदर क्या हुआ, वो क्यों चुप हो जाता था और फिर वो ऑन हो जाता था, क्यों सिलेक्टर मान नहीं रहा, वो न्यूट्रलाइज किया हुआ उसने खुद को, वो इदारा अपने आप को अब इस चीज के अंदर नहीं घसीटना चाहता। उसकी वजह यह है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो हाथ उठाता था फिर ये उनको न्यूट्रलाइज किया, ये चाहते हैं जी। उनका खुद सिलेक्टर नहीं, मैं कह रही हूँ सिलेक्टर हमारे तो अवाम है भाई वो सिलेक्टर थे। ज़ियाउल हक साहब की जो नर्सरी में जो परवरिश हुई, नवाज शरीफ क्या अवाम के मैंडेट से आया आज तक? दूसरे जो कभी झूम के जलसों के अंदर जब उनकी हो जाती थी माशाल्लाह से एग्रीमेंट या ग्रीन सिग्नल, तो आपको सारी बातें पता है, तारीख यहाँ पे ये सिलेक्शंस तो होती रही हैं। अगर हम आवाम के जोरे बाजू पे आए हैं तो ये हमें सिलेक्टर कहने पे हर वक्त तुले रहते हैं। चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जिन सिलेक्टर्स की तरफ आप बात कर रही हैं उसका जो डस्का की रिपोर्ट आई है वो बहुत अच्छी तरह जो है वो तस्करा करते हैं कि कहाँ कौन कौन जो है वो सिलेक्टर्स के बाजू जिन्होंने इस्तेमाल किए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एनआरओ नहीं देंगे। एक दफ़ा ज़रा सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब, क्या उन्होंने कहा है, दोबारा ज़रा फिर से सुन लेते हैं कि क्या कहा है। जिनका नजरिया मुख्तलिफ है, जिसको लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सबसे मफाहमत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। मुसर्रत साहिबा, वैसे एनआरओ जिनको देना था वो तो शायद आपने दे नहीं दिया। जो अभी नैब का ऑर्डिनेंस आया, मालम जब्बा, बीआरटी, अद्वियात, आटा, चीनी, वो तो एनआरओ आपने अपने लोगों को दे चुके हैं। आप उन्होंने भी तो इस मुल्क का पैसा जो है वो चोरी की है। नहीं डॉक्टर मारिया, आई टोटली डिसएग्री। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, देखें हमें कहा जाता है जी मुफाहमत की, और अभी भी ये कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये इस तरह कहते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। देखें मारिया, जिन स्लोगन्स के ऊपर अवाम ने हमें चुना, मैं अपने सिलेक्टर्स की बात कर रही हूँ, हम उनसे 1 इंच भी नहीं हट सकते। उसकी वजह ये कि जो हमारा वोटर और सपोर्टर है वो 2000-5000 उनका रेट नहीं है, वो कीमे वाले नान से इम्प्रेस नहीं होता, वो बिरयानी से इम्प्रेस नहीं होता, खजाने में अभी तक वापस नहीं आया हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारे स्लोगन्स हैं। मैं अर्ज करूं, अगर नहीं आया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसको गिव अप कर देंगे, हम इस कॉज के पीछे लगे रहेंगे और इंशाल्लाह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बू आती है ना, इनको जिस तरह से एक्सपोज किया तो इसमें भी हम अचीवमेंट लेंगे। नहीं, आई टोटली डिसएग्री। वजह ये कि अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती नैब तो इनको चाहिए था, मुशर्रफ बना के गए थे, आते साथ जिनकी हुकूमत थी वो थे। इन्होंने नहीं कहा ना, ये तो जजेस कह रहे हैं, बंद करते या लाहौर हाई कोर्ट आते, लाहौर हाई कोर्ट जो जजमेंट्स आ रही हैं। हाँ जी, विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं उन जजेस से डिसएग्री करती हूँ, मैं उनसे डिसएग्री करती हूँ। हमारा मानना यह है कि हमें सिस्टम को इम्प्रूव करके लाइसेंस तो नहीं देना लूटने का, चाहे हम हो या कोई भी और हो। जो भी गवर्नमेंट्स आए उनकी स्क्रूटनी, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए, उसमें हम बेहतरी लेके आए हैं, आगे भी हम कोशिश करेंगे ताकि देखें, मेरी बात सुने। ऑलरेडी देखें आपके अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसमें आपकी पुलिस नंबर 1 पे करप्ट, नंबर 2 पे अदलिया। आप मुझे बता देना, और 130 ममालिक में 126वें नंबर पे हम आ रहे हैं इंसाफ देने में। तो अब हम देखें, हमें इन तमाम इदारों को हम बंद नहीं कर सकते। क्या हम ये कह सकते हैं मैं और आपके हम कोर्ट्स बंद कर दें? अच्छा, तो आज आप ये कह रही हैं नैब जो है, नैब अनबायस्ड इदारा है, चीजों को ठीक करना है, नैब वाकई फेस नहीं देखता, केस देखता है। आप ये कह रही हैं ना, आप ये कह रही हैं? देखें बिल्कुल केस देखता है डॉक्टर मारिया। अगर हम मालम जब्बा का क्या हुआ? मालम जब्बा का क्या हुआ? बंद नहीं कर रहे, अगर हम पुलिस स्टेशंस बंद नहीं कर रहे तो हमें नैब के को भी इसकी, तो मालम जब्बा का क्या हुआ फिर बता देंगे जा सकते। आटा चीनी में क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, मैं अर्ज कर ले। चले, मेरे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं जरा आटा चीनी के ऊपर तो देखें, हमने
हमने उन्हें गो हेड दिया हुआ है। देखिए वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, स्पीड के ऊपर मुझे भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, अच्छा जब कहा जाए उनकी स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा? एनआरओ आपके पास तो कुछ चीज ही नहीं है, आप उधर कहते हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इधर कहते हैं हम देंगे नहीं, जो अपनी मर्जी की सारी चीजें। इसमें नैब का तो जिक्र ही नहीं है। मैं अर्ज करती हूँ नहीं मारिया, उसका मतलब ये कि हम इनके साथ ये कुर्सी बचाओ, ये हमारी गवर्नमेंट को थ्रेट करते हैं, तो हम कुर्सी बचाने के लिए इनके साथ इसलिए नहीं बैठेंगे कि हमारी हुकूमत बची रहे। इसका मतलब ये था, यानी कि हमने जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया है। चलिए आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा दानिया साहब फिर से कयासरानियां हो रही हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी ये बयान कोई देते हैं तो ये कहा जाता है कि पसे पर्दा शायद आप लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग या पीपल्स पार्टी की कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है और आपकी लीडर साहिबा भी काफ़ी देर से खामोश हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये क्या जब बात करते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसको एनआरओ नहीं देंगे? हफीज़ शेख को नहीं देंगे, जहांगीर तरीन को नहीं देंगे, खुसरो बख्तियार को नहीं देंगे, ये अपने शौकत तरीन को नहीं देंगे, ये अपने फैसल वाडा, अलीम खान, किसको नहीं देंगे? ये तमाम वो लोग हैं जो हर हुकूमत में हर टाइम पे पावर पे रहे। ये वही लोग हैं जो पावर कॉरिडोर्स को चलाते रहे और आज भी चला रहे हैं। तो जब एनआरओ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये बीआरटी का बताया ना कि जो चीनी का उसका आटा और चीनी की जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो 7 लाख टन आटा स्मगल हुआ उसका क्या अभी तक हुआ? जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का आप हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि अपोजिशन हमारा साथ दे, उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आपने क्या किया? जो आपकी नाअहलियाँ हैं जिसकी वजह से आज हुकूमत यहाँ पहुँची है, जहाँ मुल्क यहाँ पहुँचा है, ये करप्शन तो है ही है, आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से यहाँ पहुँचा है। जो 30 अरब रुपए का आपने बीआरटी बनाना था, जो 100 अरब का बना है, बताएं आप जवाब दें कि आप मालम जब्बा के केस में क्यों आज भी स्टे ऑर्डर्स के पीछे हैं? ये बीआरटी के केस में क्यों ये स्टे ऑर्डर्स के पीछे है? क्योंकि ये कल भी और आज भी डील के भी मुंतज़िर हैं और ढील के भी मुंतज़िर हैं, और ढील के बगैर ना ये हुकूमत चला सकते हैं ना ये मुल्क चला सकते हैं। साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया और मुसर्रत चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में यही कहूँगी, क्या अपोजिशन, क्या हुकूमत, नजरें इस वक्त आप पर है यानी अवाम पर कि आप कोई लीड लें तो फिर हम कुछ करेंगे। इनसे मेरा ख्याल है कोई उम्मीद ना ही लगाएं। We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.